नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने एक मैप निकाला, अपने नया पार्लियामेंट जो हमने शुरू किया। मैप था अखंड भारत का। वो इतना ज्यादा चुभ गया लोगों को कि सबने अपना अपना अखंड उन्होंने मैप निकालना शुरू कर दिया। चाइना ने अखंड चाइना निकाल दिया, यूरोप ने अखंड यूरोप कर दिया, तुर्की ने अखंड तुर्की हो गया है। एक्सपेंडेड बाउंड्रीज हो रही हैं सब जगह पर। पाकिस्तान तो दूर था कि उन्होंने अपना अखंड पाकिस्तान का बनाया था। बांग्लादेश ने भी अपना मैप निकाल दिया। पता नहीं क्या उनसा नशा करके ये बाहर निकले थे। अभी ट्रंप आए नहीं है, उन्होंने भी आने से पहले बोल दिया अखंड अमेरिका। भाई, मुझे समझ नहीं आती। एक तरफ तो बोलते हैं कि हमने दुनिया को खंड खंड करना है, और दूसरी तरफ खुद के लिए बोलते हैं कि हमने अखंड बनना है। तो अब इसका मुद्दा क्या है? क्यों ये सारे खंड खंड होते होते अखंड की तरफ आ गए हैं? मोदी जी ने ये कौन सा पंडोरा बॉक्स को खोल दिया? इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्यों? क्योंकि सारी कंट्रीज की बाउंड्रीज शिफ्ट होती हुई दिखाई देती हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं? मैंने एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनके साथ शो किए थे, कार्तिक गौर के साथ भी, और एक जो अमेरिका से, मुझे फिर नाम उनका उनका उनके साथ मैंने शो किया। तो उन दोनों ने बोला, नरसिम्हा राव जी ने, उन दोनों ने बोला कि बाउंड्रीज भारत की अब एक्सपैंड होने वाली हैं। अब बाउंड्री एक्सपैंड का मतलब क्या है? अब तक हमने हमेशा देखा कि भारत की बाउंड्री छोटी होती गई, हमें खंडित करता किया गया पिछले 1000 साल से। अब ये बाउंड्रीज एक्सपैंड होंगी। ये नॉर्थ की तरफ होंगी, ईस्ट होंगी, वेस्ट होंगी, या सारी तरफ होंगी। इसके ऊपर बात करते हैं मंजरी जी के साथ। शुरुआत करेंगे अमेरिका से और फिर आएंगे भारत के ऊपर। और बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्या होगा, ये हम छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, एक्सपेंडिंग बाउंड्रीज, भारत ने तो बोल दिया हम अखंड भारत करेंगे। पहले तो अखंड भारत का मतलब हम समझेंगे बाद में कि अखंड भारत का मतलब है सारी कंट्रीज मर्ज करेंगी भारत में दोबारा से। अभी अभी सुना है कि अनडिवाइडेड भारत के ऊपर भी एक सेमिनार होने वाला है, और पाकिस्तान ने मान लिया कि अनडिवाइडेड भारत में हम सम्मिलित होना चाहते हैं, मतलब कि मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि इसी तरीके से अगर बोल दें कि हम भारत से मिलना चाहते हैं, कोई भीख मिल जाएगी, क्या वो रीजन है? और अमेरिका ने भी बोल दिया। ये क्या हो रहा है ये सारी तरफ से अखंड का? देखिए केस क्या है, अमेरिका से शुरू करते हैं, वो ज्यादा हॉट है इस समय। ठीक। अगर वो ग्रीनलैंड ले लेते हैं तो आर्कटिक के ऊपर उनका दावा अच्छा हो जाता है। ठीक है। और अगर रशिया इनके ऊपर अटैक करता है तो वो ग्रीनलैंड में बैठ करके रशिया से लड़ लेंगे, मेनलैंड तक इनकी लड़ाई नहीं आएगी। कनाडा के आइलैंड से बैठ के लड़ लेंगे, मेन अमेरिकन पोर्शन विल बी क्लियर। क्यूबा में को एक्सेस कर लेंगे तो क्यूबा अमेरिका वो यूएसएसआर का बेस रहा है फिदल कास्ट्रो के टाइम से। तो वहां पर रशियन नहीं आ पाएंगे। तो ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि आप जितना ज्यादा हो सके लड़ाई को, वॉर को मेन लैंड से दूर रखें। इसलिए ये अखंड का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब भारत में आते हैं। भारत में आप देखिए मालदीव, एक समय चाइना सब तरफ से भारत को घेर रहा था। ठीक है। तो आपने ये मैप लगाया, चलिए इसमें देख लेते हैं। फिलीपींस इस समय अमेरिका इसको आर्म कर रहा है और अमेरिका फिलिपिन आइलैंड को लेना चाह रहा है। अगर अमेरिका फिलीपींस में आकर के बैठ जाता है तो जो इंडो पैसिफिक है, जिसको आजकल साउथ चाइना सी कहते हैं, इसमें अमेरिकन वॉच रहेगा। चाइना नहीं, वर्ल्ड का पूरा व्यापार एक तरह से यहाँ से कंट्रोल कर सकेंगे। तो वो है। सेकेंडली क्या है, अभी भारत जो है इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री को हेड ऑफ गवर्नमेंट को बुला रहा है अपने यहाँ 26 जनवरी पर। फिलीपींस में बैठेंगे तो इंडोनेशियन आइलैंड्स के बीच से होने वाला ट्रेड रूट आप कंट्रोल कर सकेंगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि आइलैंड्स के बीच में जो छोटे छोटे गैप्स हैं, यहाँ से शिप्स निकल सकते हैं, ये ट्रेड रूट हो सकते हैं। तो इसके ऊपर कब्जा हो जाएगा। तो क्या कर रहा है चाइना भी, इन छोटे छोटे आइलैंड्स को लेकर के अब आर्टिफिशियल आइलैंड उसने जो है साउथ चाइना सी में बनाए हुए हैं। तो अब आपको अगर चाइना को काउंटर करना है तो आपको फिर वहां पर अपनी प्रेजेंस रहनी रखनी पड़ेगी। फिलीपींस ले लीजिए, वियतनाम ले लीजिए, आ, ये
ये कंबोडिया वगैरह, ये जो देश है ये एक समय भारत के भाग हुआ करते थे। और भारत नेचुरली जो सेंट्रल इंडियन फोर्सेस थी वो इनको प्रोटेक्ट करती थी। अब इनके पास ना तो उतना ये कहना चाहिए कि पॉपुलेशन है, और ना इतनी इकोनॉमी है कि ये अपने आप को डिफेंड कर सके। ऐसे केस में जब चाइना या अमेरिका या कोई और देश भविष्य में यहाँ पर आकर के कब्जा कर लेगा तो वो भारत के लिए थ्रेट होगा। जैसे आप इधर पाकिस्तान को ले लीजिए वेस्ट में, और ईस्ट में बांग्लादेश को ले लीजिए। ये दो सबसे आखिरी टुकड़े हैं जो भारत से अलग हुए। पाकिस्तान ने दुनिया को क्या दिया आतंकवाद के अलावा? जब तक हो सका भारत की सारी तरक्की रोकने में पाकिस्तान की महती भूमिका रही। लड़ाइयां हुई, फिर टेरर अटैक हुए, सब कुछ। बांग्लादेश से बना देने से भारत का एक टुकड़ा काट करके हमने बांग्लादेश बना लिया। सिवाय इन्फिल्ट्रेशन के हमको बांग्लादेश से कोई मदद, कुछ वो सब मिली? कोई भाईचारे का रिश्ता मिला? बांग्लादेश या पाकिस्तान का कोई भविष्य है कि ये कुछ बनाएंगे, बिल्कुल। समृद्ध होंगे? कुछ नहीं, ये सिर्फ भारत के लिए एक न्यूसेंस वैल्यू रखते हैं। श्रीलंका, चलो वो तो मुस्लिम कंट्री नहीं था। श्रीलंका में क्या हुआ? वही जो बाकी सारे देश में एक न्यूसेंस वैल्यू है। इसके सी पोर्ट्स पे बैठ करके चाइना वहां पे इंडिया में वॉच रखता है। श्रीलंका और इंडिया में मछुआरों को लेकर के टसल चलती रहती है। अभी इंडियन ओशन में कोबाल्ट की एक बहुत बड़ी वो निकली है माइन। तो अब उसको लेकर के एक युद्ध हो रहा है कि कोबाल्ट की माइन जो है इंडिया की है या श्रीलंका की। तो जो भी है, बस एक डिफरेंट कंट्री बन जाने से श्रीलंका भी एक कॉन्फ्लिक्ट में आ गया है। उसके पर्सनल इंटरेस्ट इंडियन इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं क्लैश कर रहे हैं। मालदीव, वो भी इंडिया के लिए एक न्यूसेंस वैल्यू बन गया। मलेशिया, ये कोई भी इंडिविजुअल लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट करने वाली कंट्रीज नहीं है। इनके यहाँ चाहे डेमोक्रेसी हो या ऑटोक्रेसी हो, हमेशा फॉरेन हैंड्स में खेलेगी। इनको जब मदद चाहिए होगी, प्रॉक्सिमिटी के कारण, जियोलॉजिकल कंडीशनिंग के कारण, इनको मदद सिर्फ और सिर्फ भारत करेगा, और इनका इस्तेमाल हमेशा भारत के शत्रु करेंगे। इसके कारण आप चाहें या ना चाहें, आपको इनको एक कवर देनी पड़ेगी, जिसको ये साउथ एशिया कहते हैं। एक समय में भारतीय उपमहाद्वीप बोलते थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पर भारत की नेचुरल प्रेजेंस है। भारत का धर्म, सनातन धर्म, आपको अवशेष सब जगह मिलेंगे। कंबोडिया में अंकोर वाट मिलेगा, कहीं कोई और टेम्पल मिलेगा। आपके भगवान, आपके सब कुछ, संस्कृत सभ्यता संस्कृति सब आपको यहाँ मिलेंगे। तो चक्कर क्या है? चक्कर सिर्फ इतना है कि फिर इनको अलग अलग देश बनाने का कोई लाभ नहीं है। हाँ, यूनाइटेड वी स्टैंड, अगर अखंड भारत का निर्माण हो जाता है तो सिंगापुर तक, इंडोनेशिया तक भारत की समृद्धि भी तो जाएगी, टेक्नोलॉजी भी जाएगी। वो चीजें जो आज इनको डील करके हमसे इंपोर्ट करने पड़ती है, इनके लिए नेचुरली अवेलेबल होंगी। अभी हम जब इसमें मालदीव में संकट आया था, हमने पानी भेजा था। श्रीलंका में आए, हमने खाना पानी सब कुछ भेजा। तो संकट आने का वेट ही नहीं करना है, ये तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इनको खिलाएं पिलाएं और वो सारी चीजें, क्योंकि ये भारत का भूभाग है। जैसे तूफान आने पर तमिलनाडु को मदद की जाती है, वेस्ट बंगाल को मदद की जाती है, वैसे इनको भी। बांग्लादेश को क्या है, सारा आपने एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप निकाल लिया, फिर क्या हुआ? भारत देवता पानी चावल दे दो, इसके अलावा कुछ हुआ है ना? तो नहीं फिर मनीषा भारत जी, के देवताओं ने मुझे क्या? बताइए, सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि अखंड भारत था, अखंड भारत बनेगा। अमेरिका ने भी बोल दिया कि भाई हम तो ग्रीनलैंड ले जाएंगे, हम पैनामा ले जाएंगे, हम ये ले जाएंगे, मैक्सिको ले जाएंगे। कहना आसान है, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है अखंड भारत करना, उधर से अखंड अमेरिका करना? इधर चाइना बोलता है कि मुझे अखंड चाइना बोलना है, करना यह है कि 18 कंट्रियां उसके साथ लगती हैं, उसको सबको उसने खत्म करना है। इज इट पॉसिबल? देखिए, अमेरिका तो ये कर रहा है, कहीं नेटो के फॉर्म में, कहीं ईयू में रिजाइन चेंज करके, कहीं सेल्फ प्रोक्लेम करके, वो तो कर रहा है।
कनाडा के ऊपर दावा ठोक लिया। अच्छा क्या कर लिया? इंग्लैंड की मोनार्की के अंडर कनाडा आता है। इंग्लैंड ने क्या कर लिया? एक ढंग का स्टेटमेंट नहीं ज्वाइन कर पाए। जो विरोध हो रहा है वो कनाडा से हो रहा है। उसके बाद ग्रीनलैंड डेनमार्क की मोनार्की के अंदर आता है। क्या कर लिया डेनमार्क में? किस बूते पे जाकर के अमेरिका से लड़ेगा? 2 F-16 के भरोसे? नहीं, वो भी उन्हीं के हैं, स्टेशन कर देंगे वहां पर। ठीक है, तो कोई मुकाबला है ही नहीं आपका। अगर अमेरिका ने कहा ये मेरा है, तो ददना है विश्व के, आपको सरेंडर करना पड़ेगा कि ले लीजिए माई बाप और हमको जीता छोड़ दीजिए। अब आ जाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। देखिए, डेमोग्राफी चेंज के लिए लोग वो करते हैं, लेकिन डेमोग्राफी तो आपके यहाँ बहुत समय से चेंज हो रही है। आप उसके साथ जी रहे हैं और 14 साल के 100 साल के अनुभव के कारण आप उससे डील भी कर रहे हैं। थोड़ी बहादुरी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ेगा। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते। तो थोड़ा मन बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ी जेब बड़ी करनी पड़ेगी, और तभी देश बड़ा हो पाएगा। अब जैसे कंबोडिया आता है तो वहां तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वियतनाम आता है तो वहां पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा बहुत बौद्ध है, बौद्ध धर्म भी भारत से निकला है, और थोड़ा सनातनी फॉलो करते हैं, वो भी भारत का है। तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें मैनेज करके प्रॉपरली। अब इंडोनेशिया है, वो भगवान विष्णु और गरुण और गणेश जी सबको वर्शिप करते हैं। उनके और नोटों पे है। और उनके यहाँ तो जो गुरु थे वो कही गए थे कि इस कालखंड में इंडोनेशिया की अपने धर्म में वापसी होगी। और उनका अपना धर्म क्या है भाई? बाली भारतीय नाम है, इंडो भारत से लिया, इंडो इंडियन एशिया इंडोनेशिया, ऐसे तो नाम बना उसका। जकार्ता कैपिटल है, सारे हिंदू नाम है, सब कुछ है, भगवान वहां हमारे हैं। तो ठीक है, आप अपना अच्छी तरीके से अपना प्रभुत्व बनाइए, न्याय और धर्म की स्थापना कीजिए। नेचुरल प्रेजेंस है। जो साउथ इंडियन चोला साम्राज्य था, उसकी नेवल फ्लीट वहां पर रहती थी। ये सारे इधर मालदीव है, मलेशिया है, सेल्फ सस्टेनेबल आइलैंड्स है ही नहीं। कोई फायदा नहीं है इनकी आइलैंड का इस्तेमाल। विदेशी शक्तियां अपने ने गारिसन बनाने के लिए करेंगी, फिर वो इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। अच्छा, अगर अमेरिकन गैरिसन वहां बन जाने से मलेशिया को कुछ फायदा हो जाता है? बिल्कुल कोई फायदा नहीं होता। उसको नहीं, कोई जब फायदा नहीं। सेफ्टी, सिक्योरिटी और फूड आदि की जरूरत होती है तो भारत ही जाता है। वहां बैठ करके भी मालदीव की मदद यूएस नहीं कर पाता। मालदीव की मदद जब करता है भारत ही करता है। अफगानिस्तान की मदद जब करता है भारत करता है, अमेरिका नहीं कर पाता है। और तो मोदी कांग्रेस जी, की सरकारें पाकिस्तान को हमेशा जो है ब्लड लाइन सप्लाई करते रहते थे। उस आईवीएफ लगाने का काम तो कांग्रेस ने ही किया, वो तो मोदी जी आ गए, उन्होंने जो आईवीएफ की सुई खींच ली, तो मरणासन्न हालत पे पड़ा हुआ है। क्या मतलब, इन सारे देशों को आप मिला लीजिए, इंडिविजुअल स्टैंडिंग के साथ सेल्फ सस्टेनेंस, अपना राज्य करना अपने आप को। भाई पाकिस्तान जब बना था तो सप्त से मतलब 7 नदियां थी, सबसे ज्यादा पानी, सबसे ज्यादा उपजाऊ भाग पाकिस्तान के पास था। वो उपजाऊ भूमि वाला पाकिस्तान आज क्या मांग रहा है? गेहूं। ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर के कितना बड़ा बेसिन, वाटर बेसिन बांग्लादेश में बना रहे हैं, पानी की कोई कमी नहीं है। वो आज हमसे चावल मांग रहा है। भाई, जो देश तुम्हें मिला है, जो खेत तुम्हें मिले हैं, वहां पर अपने से ज्यादा कैपेबिलिटी तुम क्रॉप्स की उगा सकते हो, अनाज की उगा सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। पर आप भारत पे फिर भी निर्भर हैं कि आपको अनाज मिल जाए। ये एक बात जानने वाली है, भारत से टूट के गए हुए भाग समृद्ध आज नहीं है। नेपाल जब तक हिंदू राजशाही में था, एक समृद्ध देश था। आज वहां कम्युनिज्म है और भारत को वहां पर प्रोविजंस देने पड़ते हैं, चाइना के इंटरप्शन के बाद। त्रिविष्टप यानी तिब्बत भारत का ही संस्कृति थी। वहां पे बौद्ध धर्म जो भारत से निकला है, जो महायान संस्कृति वो वहां पर थी। 10 महाविद्या जो हमारी हैं, उन्हें उन्हें पूजा जाता था। जब तक त्रिविष्टप
सनातन से अपना थोड़ा सा भी लिंक रखा, चीन के ऊपर तिब्बत ने राज किया। जब ये पूर्ण तरह बौद्ध हो गया, तब चीन ने आकर के इन पे अधिकार किया। और 62 की लड़ाई में हम सबको मालूम है कि किस किस तरीके से चाले चल के तिब्बत को नेहरू ने भारत से अलग करके दिया है। वरना महाराज हरि सिंह का अगर आप स्टैम्प देखें तो उसमें ये साफ साफ है, जम्मू कश्मीर तिब्बत, ये गिलगित बटालिस्तान, ये उनके क्षेत्र थे। इसलिए पुराने मैप्स को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश पे, दावा करता है चीन। क्यों? क्योंकि वो उसको साउथ तिब्बत कहता है। हम्म। तो आप अगर इस हिसाब से देखें तो तिब्बत, अगर साउथ तिब्बत अरुणाचल प्रदेश तक है, तो हरि सिंह का साम्राज्य जम्मू से लेकर के वहां तक था। उनकी बात, अब ये सारी चीजें गहरे शोध का विषय होती हैं, पर कोई भी ऐसा भाग जो भारत से अलग हो गया है, वो एक समृद्ध राष्ट्र नहीं बना है। कभी वो किसी, अगर मैं और कभी, हाँ जी, अगर अगर मैं आपकी डिस्कशन लूं, तो अगर हम देखते हैं, अगर ईस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न साइड पे देखते हैं हम लोग, तो उसमें अफगानिस्तान है, वो भी उसका बुरा हाल है। पाकिस्तान का बुरा हाल है, बांग्लादेश का, नेपाल का, सबका बुरा हाल है। लेकिन जो ईस्टर्न साइड पर कंट्रीज हैं, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये तो सारे समृद्ध कंट्रीज हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमृत ऐसे नहीं है, लेकिन क्या है, आज उसको चाइना दबिश दे रहा है तो कौन जा रहा है वहां पे? हम्म। हम ही जा रहे हैं ना। दबिश तो चाइना दे रहा है, एक्सपैंड वहां पर कर रहा है। आ, आ, हम्म। चाइना की थ्रेट फिलीपींस पे आ रही है, फिलीपींस को कवर देने के लिए अमेरिका आके बैठा हुआ है। डेवलप नेशन आप जैसे कह ले, सेल्फ सस्टेनिंग नेशन है, बट उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हम्म। आज वो ब्रह्मोस खरीदने की दे बात आर कर बीइंग रहा है, वो यूज्ड, सब yeah, they are दे being आर used बीइंग यूज्ड। तो by China or by America, by India, by anybody. इंडिया को थ्रेट देने के लिए वहां पर कोई ना कोई आकर के विदेशी शत्रु ताकत वहां बैठेगी, जो उस देश का, उस देश के लोगों का भला नहीं करेगी। इसलिए बेहतर है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप था, जिसे आप अखंड भारत कहते हैं, वो पूर्व रूप में आ जाए, ताकि यहाँ के जो निवासी हैं, देखो लैंड से फिर भी नहीं मतलब है, लेकिन वहां के निवासियों की जान, उनका, उनकी समृद्धि, उनका जीवन इसलिए खतरे में है कि किसी ताकत को उस जगह पर बैठ करके भारत को चैलेंज करना है। हम्म। तो अगर आपको हमको सुरक्षा देनी है, आपको हमको भोजन देना है, आपको हमको सब कुछ देना है, तो भैया फिर एक होकर के एक साथ कायदे से रहते हैं, और जो मेरा है फिर वो आपका। देने और लेने का सवाल ही नहीं, वो तो साझा हम्म। है, साझा रहेगा। चलिए, अब यानी कि एक चीज तो है कि बाउंड्रीज तो शिफ्ट होंगी। अब जिस तरह से दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, लैंड ग्रैबिंग इशू नहीं है, अपनी सिक्योरिटी और सर्वाइवल का भी एक इशू है, ताकि कोई भी किसी को यूज ना कर पाए। एक तो हमने इसके ऊपर शो भी किया था कि अमेरिका में अगर ट्रंप बोल रहा है कि मुझे पैनामा भी चाहिए, मैक्सिको चाहिए, कनाडा चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए, शॉपिंग लिस्ट तो उसने लंबी सारी बना ली कि मैं सुपर और मार्केट में भी है, जाऊंगा। गुआम चाहिए, ग्वाटेनोमे बे चाहिए उसको, क्यूबा चाहिए, फिलीपींस चाहिए। शॉपिंग लिस्ट काफी लंबी है। हम्म। और विश्वास कीजिए, अगर आप उनको थोड़े दिन छोड़ देंगे तो शॉपिंग लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, अगला सर्कल तैयार हो जाएगा। उनकी शॉपिंग लिस्ट तो पूरी हो जाएगी। क्या भारत की खंड भारत वाली शॉपिंग लिस्ट, क्या ये पूरी होगी मोदी जी के टाइम पे? मोदी जी के टाइम पे हो सकता है हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा और टाइम लगे, लेकिन पूरी होना एक अकेला है। इंडोनेशिया आप इस समय देख लीजिए, इंडोनेशिया के जो राजनयिक है उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, भारत ट्रेनिंग देता है। बांग्लादेश के राजनयिकों को, ब्यूरोक्रेट्स को हम लोग ट्रेनिंग देते थे। तो ये एक धीरे धीरे करके अखंड भारत का ही निर्माण था। अब बांग्लादेश जैसा रीजन है जो पूरी तरह से भारत में एम्बेडेड है, सब तरफ भारत है, मतलब गंगा सागर का या बे ऑफ बंगाल, वहां पर तो भारत की हम्म। ही प्रेजेंस है। तो उसको खिलाना पिलाना, वहां कुछ आना जाना, सब तो हमारे हाथ में है। तो ये होना ही है। अब यूनुस का केस अमेरिका ने करा दिया सेंट मार्टिन आइलैंड को के लिए।
आप बताइए उस देश का 5 अगस्त से अब तक क्या भविष्य है? आपको हम्म। लगता है इस तरीके से ये सारी चीजें अलग होती नहीं तो इनका इनका विकास हुआ? यूनुस के आने के बाद शेख हसीना इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, उनके निकलने के बाद उस देश का सर्वनाश होने के अलावा कुछ हुआ? अब वो कम से कम तब वो चावल के दानों के लिए मोहताज नहीं था, वो भी आ गया है। अब अमेरिका में सरकार सत्ता बदलेगी, यूनुस को भागना पड़ेगा। फिर अब क्या है, ईगो के कारण वो शेख हसीना को अगर नहीं लेते हैं तो फिर से इलेक्शन कराओ। इलेक्शन एक हम्म। बहुत खर्चीला और लंबा प्रोसेस है। देश के और रसातल में नहीं जाएगा अपनी इतने पैसे इलेक्शन नाम की चीज पे खर्च करके। जहां खाने की इस समय दिक्कत है, आप चावल की भीख मांग रहे हैं, डिस्काउंट पे मांग रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें आप एक इलेक्शन और अपने सर पे ओढ़ लें, ये तो सही कंगाली बात में है। आटा गीला है। अब बर्मा को चलिए। आप ले लीजिए, नेक्स्ट कंट्री है। बर्मा कितने सालों से एक सिविल वॉर में इन्वॉल्व है। हम्म। अगर इस देश को बचाना है तो आपको यहाँ पर भारत को ही तो अपना प्रभुत्व जमाना पड़ेगा, और कौन आएगा? चीन के आने से तो यहाँ पर और खराब हालत हो जाएगी। अच्छा, चीन अपनी यहाँ से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करना चाहता है, उसके लिए वो यहाँ पर जो कुछ भी होगा कॉन्फ्लिक्ट उसको वो ये कह लीजिए कि उसमें यूज करेगा। सप्लाई करता रहेगा, यूज करेगा। भारत के हम्म। अलावा मरहम लगाने की मंशा ही किसी के पास नहीं है, साइकोलॉजी ही नहीं है। तो जब साइकोलॉजी नहीं है तो एक्शन में नहीं आएगा। तो अगर आपको एक समय जब ये 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वहां पर 15 अगस्त को पर्चे फेंके गए थे, चलो दिल्ली। क्यों जाना था आपको दिल्ली अगर आप भारत के भाग में ही थे? तो वो सारी चीजें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन वियतनाम में हुआ था। तो अगर हम्म। वियतनाम भारत का भाग नहीं था तो वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन क्यों हुआ? तो नाम बदल देने से, अलग कर देने से चीजें अलग नहीं होती हैं। हमारा एक हंसता खेलता संयुक्त परिवार था, हमको उसी पर वापस आना होगा। कष्ट होगा सबको, लेकिन भविष्य उज्जवल है। भविष्य उज्जवल है। और मोदी जी ने नींव रख दी है। मुझे पता है आपने अगली स्टेटमेंट यही देनी है। मोदी जी ने नींव रख दी है। नींव भी इतनी पक्की है कि इसके ऊपर जितना मर्जी बड़ी बिल्डिंग बना लीजिए, इस नींव को कुछ नहीं होने वाला। तो ये एक्सपेंडिंग बाउंड्रीज जो हैं, यानी कि भारत की बाउंड्री अब इंक्रीज होकर रहेगी। ये वक्त की ज़रूरत भी है, इस एरिया को सेफ रखने की मजबूरी भी है, और अपने सर्वाइवल का भी एक इशू है। वरना ये कंट्रीज को यूज़ कर कर कभी पाकिस्तान को, कभी बांग्लादेश को, कभी अफगानिस्तान को, कभी नेपाल को, ये यूज़ कर कर भारत को तंग करते रहेंगे, हमारे ट्रेड रूट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। बात बिल्कुल सही है आपकी। आज अमेरिका भी अगर एक्सपैंड करने की बात बोलता है, 51 2 3 4 5 पता नहीं कितने स्टेट्स उन्होंने बीच में जोड़ लेने हैं, तो इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बहुत बड़ा प्लान, एक ग्रैंड प्लान ये सारी कंट्रीज ने बना के रखा है। तुर्की लगा है एक बड़ा ग्रैंड विशाल तुर्कमेनिस्तान बनाने के लिए, या तुर्की बनाने के लिए, आई डोंट नो उन्होंने बनाना क्या है, उनके नाम ही हर रोज चेंज हो जाते हैं। और अमेरिका ने भी एक प्रोडिक्शन है कि डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब इसका जो इंडिकेशन है, मुझे जो समझ आता है, मुझे समझ नहीं आता कि क्या है। मे बी दे आर सेइंग कि जो प्रेजेंट अमेरिका है 50 स्टेट्स वाला, उसके आखिरी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रहने वाले हैं। मैं भी बोलता हूं कि इंडिया के आखिरी प्रेसिडेंट मोदी जी रहने वाले हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंडिया के प्रेसिडेंट। आखिरी आखिरी प्रेसिडेंट आखिरी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के मोदी जी रहने वाले हैं, क्योंकि अगला जो प्रधानमंत्री होगा वो भारत का ही होगा, और हो सकता है अखंड भारत का हो। तो देखते हैं अब आगे जाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या होता है, अमेरिका के साथ क्या होता है, भारत के साथ क्या होता है, और भारत के साथ तो जो होगा होगा इंडिया का डॉट वाला, उनका क्या होगा। वो तो खंडित होकर गिर ही गए हैं। उन्होंने तो अपना अपना सारा गठबंधन भी, ठगबंधन जन की, वो उन्होंने तोड़ भी लिया है। अब राह आहिस्ता आहिस्ता अखंड भारत की तरफ होती हुई दिखाई देती है। मंजरी जी, थैंक यू सो मच, एंड
हमारा महाकुंभ ऑलरेडी चल रहा है 144 डेज का। अभी वो जो 144 ईयर्स के बाद जो आया है, सॉरी, और उसकी जो धूम है, जो प्रेपरेशंस हैं, ये भी अखंड भारत की एक नींव का एक एक प्रमाण है दुनिया को दिखाने के लिए। अखंड हो तो ऐसा हो कि एक प्रोग्राम के ऊपर 45 करोड़ लोग जाते हैं, अटेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं, अपनी श्रद्धा वहाँ पर दिखाते हैं और वापस आते हैं उस मेमोरीज को लेकर। और दोबारा से 144 ईयर्स के बाद दोबारा से ही टाइम दोबारा आएगा। चलिए मंजरी जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।